वीडियो में बात कर रहे हैं अपने जिस प्रकार से अपने पहले जो चैप्टर चल रहा था उसमें जो फर्स्ट वीडियो अपना था उसमें इसी चैप्टर के बारे में बात की हमने मानव भूगोल के बारे में। तो मानव भूगोल का प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में बात की थी। उस वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार से मानव भूगोल की परिभाषा दे रखी थी, प्रमुख रूप से कौन कौन सी परिभाषाएं थी उसके संबंध में हमने चर्चा की थी। और उसके अलावा प्रमुख रूप से जो 3 परिभाषाएं थी, रेडजेल की, फ्रेडरिक रेडजेल की थी और एलन चर्चिल सैंपल की थी, ब्रून्स की थी। तो ये प्रमुख रूप से आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है। तो वो परिभाषाएं थी और प्रकृति क्या थी और विषय क्षेत्र के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो वो जो अपना फर्स्ट वीडियो था उसको एक बार आप फिर से दोबारा देख लेना। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें ताकि आपको नेक्स्ट जो चैप्टर कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक दूसरे से दोनों चीजें क्या हुआ जुड़ी हुई है। अब हम बात कर रहे हैं अपना जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर वही है, वीडियो जो सेकंड है उसके बारे में। मानव भूगोल के बारे में हमने चर्चा कर ली, प्रकृति के बारे में हमने चर्चा कर ली, नेचर के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं अभी मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो किस प्रकार से, विषय क्षेत्र के संदर्भ में हम बात करें तो प्रमुख रूप से कुछ 5-6 बिंदु है उसके बारे में हमने चर्चा की है कि कहीं ना कहीं मानव जो है प्रकृति के साथ में किस प्रकार से संबंध बनाए रखे हुए, किस प्रकार से उसके दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में हमने चर्चा करनी है। तो जो अपना जो 6 बिंदु प्रमुख रूप से वो कौन कौन से है तो इसको हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख रूप से आपको ध्यान में रखना है, स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है कि अब जो नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में मानव का हस्तक्षेप अनिवार्य है अगर हम मानव भूगोल का अध्ययन करें। तो इसमें क्या क्या चीज है, पहला है जनसंख्या या जनता। जिस प्रकार से मानव का जनसंख्या का हम जनसंख्या के बारे में हम चर्चा करें तो किस प्रकार से होगा, जनसंख्या किसी निश्चित स्थान पर और निश्चित अवधि में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या आ गया कि सांस्कृतिक वातावरण, क्रमिक अनुक्रम, किस प्रकार से क्रमिक अनुक्रम यानी लगातार किस प्रकार से परिवर्तित होते जा रही है कोई भी चीजें, क्रमिक अनुक्रम किस प्रकार से दूसरे देशों के साथ में किस प्रकार का संबंध है वो हो गया। फिर समायोजन, एडजस्टमेंट किस प्रकार का है, प्रयोजन, समायोजन में प्रादेशिक संगठन किस प्रकार से, और प्रदेश के प्राकृतिक साधन कौन कौन से जिसका मानव अपने जीवन के लिए या अपने भरण पोषण के लिए उन साधनों का उपयोग करता है। तो प्रमुख रूप से ये है, तो इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे और यही स्टूडेंट आपके विषय क्षेत्र है। ठीक है, पहला पॉइंट है जनसंख्या या जनता। फर्स्ट पॉइंट में क्या चीजें दे रखी है, जनसंख्या के अंदर हम चर्चा करें तो जनसंख्या में दे रखा है जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व है, प्रवास हो गया, अधिवास हो गया, मानव अधिवास हो गया आदि की विवेचना करता है। यानी जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से, प्रवास, मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, आगमन करता है, निगमन करता है, और अधिवास आदि के बारे में जो चर्चा करते हैं वो जनसंख्या के अंदर सम्मिलित किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट अपना ये है, फर्स्ट पॉइंट अपना यहाँ से ले रखा है। फिर सेकंड पॉइंट क्या चीज है, सेकंड पॉइंट है प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से है जिसका मानव उपयोग करता है। तो किसी भी क्षेत्र के बारे में चर्चा करें, कोई भी क्षेत्र हो, उसका कोई विशेष स्थान नहीं है, क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, यानी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम चर्चा करें तो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। तो आपको भी पता होगा नेचुरल रिसोर्सेज में या प्राकृतिक संसाधन में खनिज हो गया। फिर इसके अलावा कौन सी वस्तुओं के बारे में बात करें तो वनस्पति हो गया, और भी अनेकों चीजें हैं। तो जिसका मानव अपने जीवन में उपयोग करता है वो सारी चीजें प्राकृतिक साधन के अंदर आएगी या प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएगी। यानी क्षेत्र में कोई भी उपलब्ध प्राकृतिक जितने भी संसाधन है जो जिसका उपयोग मानव जो है जिसका उपयोग कर रहा है अपने जीवन के भरण पोषण के लिए, आगामी जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, तो ये प्राकृतिक साधन आ गया। फिर नेक्स्ट अपने बात करें अनुक्रम किस प्रकार का रहेगा, काल अनुक्रम या अनुक्रम जो है क्रमिक अनुक्रम, समय के साथ मानव व पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन है। यानी समय के साथ में मानव और पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन। प्राचीन समय में किस प्रकार का होता था, प्राचीन समय में पर्यावरण के साथ में मानव किस प्रकार से अपने संबंध स्थापित करता था, वो फिर वर्तमान में किस प्रकार का संबंध स्थापित कर रहा है,
उसके बारे में हमें देखना है। तो समय के साथ में मानव व पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है, यह है अनुक्रम के अंतर्गत। यानी प्राचीन समय में जिस प्रकार से हम चर्चा करें तो प्राचीन समय में सारी वस्तुएं दे रखी थी, मानव और पर्यावरण के मध्य जिस प्रकार के संबंध थे वो, और वर्तमान में किस प्रकार के संबंध है, तो वो प्राचीन समय में और वर्तमान समय में क्या क्या परिवर्तन आए। यानी हम कह सकते हैं कि आधुनिक संस्कृति में किस प्रकार का संपर्क हुआ, या आधुनिक संस्कृति में किस प्रकार के संबंध स्थापित हुए। फिर इसके बाद में समायोजन व प्रादेशिक संगठन, चौथा जो अपना पॉइंट है, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, वो किस प्रकार से। तो इसको हमने दो भागों में विभाजित किया है, वो भी आपको ध्यान में रखना। वर्तमान पक्ष किस प्रकार का है और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या बदलाव होंगे, उसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वर्तमान पक्ष क्या है, वर्तमान में घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं, यानी पर्यावरण में जितनी भी घटनाएं जो वर्तमान में घटित हो रही है, जिसका मानव के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट जितने भी मानव के ऊपर पड़ रहे हैं, तो उसके संबंध में भविष्य में क्या क्या चीजें होगी उसको हमें ध्यान में रखना। तो आपको भी पता है वर्तमान में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही है। जिस प्रकार से हम बात करें, कोई स्थल और कोई जल आपस में जब कॉम्बिनेशन दोनों का साथ में होगा तो वहां पर किस प्रकार की घटना होती है। वहां पर प्रमुख रूप से दो घटना होती है, एक तो ज्वालामुखी की घटना अनिवार्य रूप से होगी और उसके साथ में भूकंप की घटना अनिवार्य रूप से होगी। तो ये वर्तमान की घटना हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं निश्चित स्थान पर ये दोनों घटना घटित होती रहती है। तो इससे हम क्या ध्यान में रखेंगे, यानी भविष्य के परिप्रेक्ष्य में क्या करें, भविष्य में होने वाली इन्हीं घटनाओं का अब इनसे अवगत रहना है और उनसे क्या रहना है, सचेत रहना है। यानी किसी भी स्थान पर भूकंप हो रहा है या भूकंप के अलावा ज्वालामुखी घटना हो रही है और भी बाढ़ आ गई, या और भी इसके अलावा भी जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, नेचुरल डिजास्टर हम कह सकते हैं उनको, तो वहां से मानव क्या सीख रहा है और उससे सीखने के बाद में भविष्य में वो क्या क्या चीजों में बदलाव करेगा, ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, समायोजन, यानी एडजस्टमेंट किस प्रकार से करेगा नेचर के साथ में। तो ये है अपना चौथा पॉइंट। फिर जो पांचवा पॉइंट, अन्य प्रदेशों से संबंध। अन्य प्रदेशों से संबंध के अंदर क्या क्या चीज आएगी, पृथ्वी के अंदर जो जितने भी विभिन्न प्रदेश है कौन कौन से, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंधों का अध्ययन। यानी आर्थिक के अंदर क्या क्या चीज आएगी, सामाजिक के अंदर क्या क्या चीज आएगी और राजनीतिक के अंदर क्या क्या चीज आएगी। देखो स्टूडेंट, हम बात करें अगर ये तीनों पॉइंटों के बारे में चर्चा करें, आर्थिक के बारे में, सामाजिक के बारे में व राजनीतिक के बारे में, तो तीनों, यानी यहाँ पे तीनों चीजें दे रखी है। अगर हम भौतिक के बारे में केवल चर्चा करते तो क्या होता, अगर हम भौतिक के बारे में केवल चर्चा करते तो उसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, मानव को इन्वॉल्व करना जरूरी है। हम चैप्टर ही पढ़ रहे मानव भूगोल का, तो इसमें मानव को इन्वॉल्व करना जरूरी है, इसीलिए हमने ये तीन बिंदुओं को लिया है। आर्थिक के अंदर भी मानव कहीं ना कहीं सम्मिलित है, इकोनॉमी के अंदर। सामाजिक के अंदर एक मानव दूसरे मानव से किसी न किसी प्रकार से संबंध बनाए रखा हुआ है, तो वो सामाजिक आ गया। राजनीतिक आ गया। ये तीनों बिंदु है, तो यहाँ पर मानव कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ में और दूसरे मानवों के साथ में हस्तक्षेप करता है, उन दोनों के साथ में संबंध बनाए रखता है। तो पृथ्वी के विभिन्न प्रदेश आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये किसमें आ गया, अन्य प्रदेशों के अंदर। फिर सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है अपना विषय क्षेत्र के अंतर्गत सांस्कृतिक वातावरण, वो किस प्रकार से आएगा। सांस्कृतिक वातावरण के अंदर मानव द्वारा निर्मित जितने भी लक्षण है, जैसे जनसंख्या, कृषि, पशुपालन, वनस्पति आदि जितनी भी सारी घटनाएं जिसमें मानव का हस्तक्षेप होना जरूरी है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी, सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत। तो मानव द्वारा निर्मित कौन कौन से लक्षण है, जनसंख्या आ गया। जनसंख्या में मानव सम्मिलित है, हमने बात की थी पहले पॉइंट में। जनसंख्या में किसी निश्चित स्थान पर और निश्चित अवधि में, किसी निश्चित स्थान पर और निश्चित अवधि में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या कहते हैं। कैसे, किसी निश्चित स्थान की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भारत, ये आ गया निश्चित स्थान। और निश्चित अवधि की हम बात करें तो निश्चित अवधि की बात करते हैं अपने 2011। निश्चित स्थान और निश्चित अवधि की हम बात करें, जैसे मैं यहीं पे लिख रहा हूँ जनसंख्या के बारे में, किसी निश्चित स्थान की बात करें भारत, और कोई निश्चित अवधि की बात करें 2011, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो हम एक एवरेज के रूप में बता सकते हैं कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़, 121 करोड़। तो ये आ गया जनसंख्या के बारे में, यही है यहाँ पे हमने चर्चा की इसके बारे में। फिर कृषि, एग्रीकल्चर के बारे में, यहाँ पर भी मानव पर्यावरण के साथ में किस प्रकार से समझौता कर रहा है, कृषि। फिर इसके अलावा पशुपालन के अंदर भी मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध है आपस में, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी।
तो स्टूडेंट देखो, मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से 6 भागों में विभाजित किया हुआ है। कौन कौन सा था? जनसंख्या, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। जनसंख्या का वितरण, प्रवास, अधिवास आदि की विवेचना करना। फिर प्राकृतिक साधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर क्षेत्र में किसी विशेष कोई भी विशेष क्षेत्र होना चाहिए, वहां पर उपलब्ध जितने भी प्राकृतिक साधन है, खनिज आ गया, खनिज के अलावा और भी बहुत सारी चीजें, वनस्पति आ गई, जितने भी संसाधन है उनका अध्ययन, यानी मानव उसका किस प्रकार से उपयोग कर रहा है और अपना जीवन का भरण पोषण किस प्रकार से कर रहा है, तो वो प्राकृतिक साधन के अंदर आएगा। फिर अनुक्रम, कोई निश्चित समय, प्राचीन समय में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी और वर्तमान में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी। प्राचीन समय में आपको भी पता होगा, प्राचीन समय में मानव कोयले का उपयोग करता था, जैविक संसाधनों का उपयोग करता था। वर्तमान में क्या कर रहा है? वर्तमान में अजैविक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, जिस प्रकार से आपको पता होगा सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहा है, सोलर लाइट्स का उपयोग कर रहा है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी? अजैविक के अंदर आएगी। समय के साथ में मानव और पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन, यानी समय के साथ में प्राचीन समय में कौन कौन सी चीजें थी, परंपरागत संसाधन हम कह सकते हैं। यहाँ पे अपने 2 बिंदु लेके चले, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत के अंदर कौन कौन से संसाधन आएंगे? परंपरागत के अंदर वे संसाधन आएंगे जो हमारे प्राचीन समय में उपयोग में आ रहे थे। कोयला, कोयला आ गया, लकड़ी आ गया, चूल्हा, ये सारी चीजें जो है ये प्राचीन समय की थी। वर्तमान में क्या, इसके अलावा वर्तमान में क्या क्या बदलाव हो गया? वर्तमान में आपने भी देखा होगा तो सोलर एनर्जी से, जो लाइट से चलने वाले जो गैस है, सोलर एनर्जी से चलने वाले जो कुकर है, ये सारी चीजें जो आ गई, इसको हम गैर परंपरागत संसाधन के अंदर सम्मिलित करेंगे। तो ये आगे अनुक्रम के अंदर। फिर नेक्स्ट अपना जो बिंदु था, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, यानी एडजस्टमेंट, किस प्रकार से मानव पर्यावरण के साथ में किस प्रकार का संबंध बना रहा है या किस प्रकार का उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन है। वर्तमान पक्ष किस प्रकार का चल रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में हमने किस प्रकार की सचेत रहना है। वर्तमान में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है किसी भी स्थान पे, उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में किस प्रकार से हमें अवगत रहना है। ये सारी चीजें किसमें आएगी? समायोजन व प्रादेशिक संगठन में। फिर नेक्स्ट, अन्य प्रदेशों से संबंध। अन्य प्रदेशों के अंदर जहाँ पे आर्थिक घटना घटित हो रही है, आर्थिक घटना के अलावा सामाजिक घटनाएं घटित हो रही है और राजनीतिक घटना घटित हो रही है, तो भारत या मानव वहां पर उन लोगों के साथ में किस प्रकार का संबंध स्थापित करेगा। तो ये अपना 5th पॉइंट था और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट था, सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण में मानव द्वारा निर्मित जितने भी लक्षण है, जनसंख्या हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वनस्पति हो गया, ये सारी चीजें जिसमें मानव और पर्यावरण इन दोनों के मध्य संबंध हो, ये सारी चीजें किसमें आएगी? सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आएगी। तो ये स्टूडेंट मानव भूगोल का विषय क्षेत्र था। अब हम नेक्स्ट इसके अलावा एक और बिंदु ले लेते हैं, मानव भूगोल का विकास, जो अपने इस मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र का सबसे लास्ट पॉइंट है। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं पॉइंट को देखते हुए। तो मानव भूगोल का जो विकास है, डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, उसके बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो मानव भूगोल का जो विकास है वो प्रमुख रूप से 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से भाग है? पहला भाग है प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, फिर उसके बाद में आधुनिक काल। प्राचीन काल की हम बात करें तो प्रारंभ से लेके जहां से स्टार्ट होता है वहां से लगा के 7वीं शताब्दी तक हम बात करें तो वो प्राचीन काल के अंतर्गत आएगा। फिर मध्यकाल की हम बात करें तो 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का जो समय है वो मध्यकाल के अंतर्गत आएगा। फिर आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान में जो समय चल रहा है वहां तक। अब हुआ क्या क्या था? तो प्राचीन काल का हमें समय तो पता लगा दिया, मध्यकाल का भी पता चल गया हमें समय, और आधुनिक काल का भी हमें समय पता चल गया। लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हुई थी वो भी हमें देखनी पड़ेगी। तो प्राचीन काल के समय यूनान, आपको देश हमें ध्यान में रखना है। प्राचीन काल में एक देश का नाम है यूनान, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रीस, जो वर्तमान में यूरोप में है। यूनान देश सर्वाधिक भूगोल का विकास करने में सबसे ज्यादा यदि किसी देश का योगदान है तो वो है यूनान का। यूनान के जितने भी भूगोलवेत्ता बड़े बड़े हैं, इरेटोस्थनीज हो गए, हिस्टोटियस महोदय हो गए, ये सारे के सारे जितने भी भूगोलवेत्ता है, इन्होंने ही भूगोल को जन्म दिया है। हम कह सकते हैं कि भूगोल का जो विकास है वो प्रमुख रूप से यूनान से ही हुआ है। प्रारंभ से लगा के 7वीं शताब्दी के मध्य तक का जो जितना भी हम कह सकते हैं वहां तक यूनानी भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया। इरेटोस्थनीज महोदय द्वारा कौन कौन सी चीजें की गई? इरेटोस्थनीज महोदय द्वारा भी किया गया। ये जियोग्राफी जो शब्द हम पढ़ते हैं, भूगोल जियोग्राफी जो शब्द दिया है वो किसने दिया है?
इरेटोस्थनीज महोदय द्वारा ही दिया गया। मैं नाम लिख लेता हूँ, इरेटोस्थनीज महोदय, इरेटोस्थनीज, इन्हीं के द्वारा शब्द दिया गया है जियोग्राफो, जियोग्राफी यानी जियोग्राफो। कहां से दे रखा है शब्द? ये दे रखा है जियोग्राफो से, यानी प्रकृति का अध्ययन करना, प्रकृति का, नेचर का अध्ययन करना। ये शब्द दे रखा था यूनान के जो इरेटोस्थनीज महोदय थे उनके द्वारा। और क्या क्या चीजें दे रखी थी यूनानियों द्वारा? यूनानियों द्वारा इरेटोस्थनीज महोदय के अलावा हिकोटियस महोदय भी थे। हिकोटियस के अलावा और भी प्राचीन भूगोलविद थेल्स थे, जिन्होंने भूगोल में अनेकों ऐसे विकास किए हैं प्राचीन समय की हम बात करें तो। और वहां पर सबसे ज्यादा विकास हुआ प्राचीन समय के अंदर हम चर्चा करें तो इरेटोस्थनीज महोदय द्वारा भी दिया गया। और इसके अलावा हम बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल के अंदर प्रथम जो मानचित्र भी निर्मित किया था अनएक्सिमेंडर द्वारा दिया गया था। प्रथम मानचित्र निर्माता कौन थे? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्रथम मानचित्र निर्माता जो थे अनएक्सिमेंडर, ये थे प्रथम मानचित्र निर्माता, अनएक्सिमेंडर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम मानचित्र किसने निर्मित किया। विश्व की बात हो रही है यहाँ पे। प्रथम जो विश्व का मानचित्र निर्मित किया था वो किसने किया था? अनएक्सिमेंडर द्वारा किया। ये सारी चीजें जो प्राचीन घटना के बारे में, प्राचीन समय की हम बात कर रहे हैं। प्राचीन समय के अलावा फिर हम बात करें मध्य में क्या क्या हुआ, तो प्राचीन समय में तो भूगोल का थोड़ा बहुत विस्तार हुआ था और विकास हुआ था, डेवलप हुआ था, जन्म हुआ था हम कह सकते हैं। लेकिन उसको आगे किसने बढ़ाया? आगे बढ़ाया मध्यकाल में। मध्यकाल में बहुत सारी खोज हुई, हम कह सकते खोज यानी इन्वेंशन बहुत सारे हुए। क्या क्या इन्वेंशन हुए? जिस प्रकार से हम बात करें मध्यकाल के अंदर, मध्यकाल में प्रमुख रूप से पुर्तगाल में बहुत सारी चीजें घटित हुई। पुर्तगाल वर्तमान में यूरोप में, ये स्पेन के पास में वहां पर क्या चीजें हुई? पुर्तगाल के अंदर आपने देखा होगा तो फर्स्ट सबसे पहले थे क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो भारत की खोज करने के लिए यूरोप से भारत की तरफ आने वाले थे और भारत की खोज करने के लिए आने वाले थे। इससे पहले मैं आपको बात बताऊं, प्राचीन काल में एक मानचित्र बनाया था अनएक्सिमेंडर ने, प्रथम मानचित्र निर्माता। इसके अलावा एक और थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक और मानचित्र निर्माता जो थे यहाँ पे प्राचीन काल के अंदर ही यूनान के ही थे, इरेटोस्थनीज, टॉलमी थे जो प्राचीन मानचित्र निर्माता था। एक मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, टॉलमी। टॉलमी द्वारा एक मानचित्र निर्मित किया गया था। उस मानचित्र की आप दिशा देखोगे, वो जो बनाया था वो तरीका देखोगे तो कुछ इस प्रकार का मानचित्र बनाया था। टॉलमी द्वारा जो मानचित्र बनाया था उसमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रखी थी। बस इस प्रकार का कुछ मानचित्र था और उसमें गंगा नदी के बारे में बताया गया था। ये सारी चीजें कुछ दे रखी थी प्रमुख रूप से, जो टॉलमी द्वारा बताया गया था। इसी मानचित्र को आधारित मानते हुए मध्यकाल में क्या हुआ? अन्वेषण हुआ। अन्वेषण मतलब खोज बहुत सारी हुई। खोज के अंदर हम बात करेंगे पुर्तगाल में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा सबसे पहले क्या किया गया? क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा इसी मानचित्र को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया? भारत की खोज के लिए वो आगे बढ़ा, लेकिन वो उसने कहा कि मैं भारत की खोज करने के लिए पश्चिम से निकलूंगा, यानी यहाँ से घूमते हुए फिर जाऊंगा। ठीक है, तो उसने क्या किया? वो पश्चिम से घूमते हुए जाने के चक्कर में वो यहीं पे बीच में फंस गया, ये वाले भाग में, और यहाँ पे उसने एक टापू पे रुक गया। यहाँ पे टापू पे रुकने के बाद में उसको लगा कि इतना जल्दी भारत आ गया तो यही भारत होगा। उसने देखा कि बहुत सारे काले काले लोग हैं, लंबे लंबे हैं, घुंघराले बाल है छोटे छोटे, तो यही भारतीय लोग होंगे, तो इनकी पहचान क्या है? तो इन्होंने देख लिया और कोलंबस ने फिर यहाँ से बहुत सारे सबूत के रूप में, बहुत सारे एविडेंस के रूप में बहुत सारी चीजें लेके गया। तो एविडेंस के रूप में वो क्या क्या चीजें लेके गया? जैसे हम वनस्पति में कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज, ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ से उठा करके लेके गया पुर्तगाल में। तो उसने सामने बताया कि देखो ये मैं बाहर से लेके आया। ठीक है, तो लेकिन वहां से बाद में पता चला कि भारत में ये सारी चीजें तो होती ही नहीं है, भाई भारत तो मसालों का देश है, वहां पे तो लौंग, इलायची, ये सारी चीजें पैदा होती है।
तो कोलंबस ने जो खोज की थी, तो उसने बताया कि तो मैं खोज किसकी करके आया, भाई मैं कहीं किसी ना किसी की तो खोज करके ही आया हूँ। तो उसने पता लगाया कि लास्ट में ये कोई दूसरा ही देश निकला है, नई दुनिया। फिर उसने नाम दिया आगे जाके न्यू वर्ल्ड, यानी कोलंबस द्वारा खोजा गया जो जगह थी उसका नाम नहीं दे रखा था, लेकिन उसने फिर क्या नाम दिया उसका, न्यू वर्ल्ड, ये नाम दे रखा था। ठीक है। फिर आगे जाके 16वीं शताब्दी में 1600 ईस्वी सन, 1600 ईस्वी सन में क्या हुआ, 1600 ईस्वी सन में यहीं पर एक नीचे टापू के अंदर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अमेरिको वेस्पुक्की, और उसी के नाम पर फिर आगे नाम इस नई दुनिया का नाम दिया गया अमेरिका। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात थी। ये 1442 में हुआ था, 1492 में, 92 में, 1492 में। फिर आगे क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद में आए फिर वास्को डी गामा, वो भी पुर्तगाल के थे। उन्होंने कहा कि अब मैं भारत की खोज करने के लिए जाऊंगा। 1498 में फिर उन्होंने क्या किया, इसी मैप का सहारा लेते हुए वो नीचे उतरे। यहाँ से आते आते यहाँ से नीचे उतरे, अफ्रीका में आए, अफ्रीका में यहाँ पे टापू के नीचे उतरे। यहाँ पे उन्होंने पूछा कि क्या भारत जाने का रास्ता यहीं से निकलता है, तो उन्होंने बताया कि हाँ यही है। तो ये जगह जो थी वो थी केप टाउन। फिर यहाँ से आगे निकले, मेडागास्कर होते हुए फिर भारत में आए, और भारत में आने के बाद में सबूत के रूप में लौंग, इलायची, काली मिर्च वगैरह मसाले, जितने भी केरल में कालीकट तट पर जो जितनी भी वस्तु मिलती है, कोलंबस सबसे पहले कहाँ आया था, केरल के जो कालीकट तट है वहां पर, वहां से बहुत सारी चीजें लेकर के फिर वापस वो इसी रास्ते से निकल गया। यहाँ से जाने के बाद में फिर उसके सबूत के रूप में बताया कि देखो मैं भारत की खोज करके आ गया। तो उसको वाकई में लगा कि हाँ, पुर्तगाल में जो लोग थे उन्होंने बताया कि हाँ वास्तव में खोज हुई है। तो वास्को डी गामा द्वारा जो खोज हुई थी वो 1498 में हुई थी, वास्को डी गामा द्वारा। और नई दुनिया की खोज जो हुई थी 1492 में हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हुई थी मध्यकाल के अंदर की घटना, यानी खोज हुई थी। आधुनिक काल में क्या क्या हुआ, आधुनिक काल में स्टूडेंट बहुत सारी चीजें हुई है। जिस प्रकार से हम बात करें आधुनिक काल के अंदर, आधुनिक काल में प्रमुख रूप से विशेष रूप से हम बात करें रेडजल की। रेडजल के अलावा हम्बोल्ट थे, कार्ल रिटर थे, ये जर्मन के भूगोलवेत्ता थे जिनका भी मैंने अभी नाम लिया, रेडजल, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। ये तीनों ही जर्मन के भूगोलवेत्ता थे, और इन्होंने आधुनिक काल में बहुत सारी खोजें की है, यानी इन्होंने भूगोल को एक नई ऊंचाई तक लेके गए वो। जैसे कार्ल रिटर है, तो कार्ल रिटर ने मानव भूगोल के अंदर बहुत सारी चीजें दी। फ्रेडरिक रेडजल, तो उन्होंने भी मानव भूगोल के अंदर बहुत सारी चर्चा की, मानव भूगोल के अंदर बहुत सारे विकास किए, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसका हमने नाम भी पहले की क्लास में किया था, एंथ्रोपोजियोग्राफी उन्होंने लिखी थी। उनके बाद में उनकी परिभाषा दे रखी थी। तो मानव भूगोल के अंदर ऐसे आधुनिक काल के अंदर ऐसे बहुत सारे भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने अपना अपना विकास किया। आधुनिक काल के अंदर हमने बहुत सारी बातें की, जर्मन भूगोलवेत्ता थे, फिर फ्रेंच के भी आए, फ्रांस के भूगोलवेत्ता द्वारा, अमेरिका के भी थे, ब्रिटिश के भी थे। और इसके अलावा आधुनिक काल में 2-3 बिंदुओं के बारे में भी हमने चर्चा करनी है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐसे घटनाएं घटित हुई। तो प्रकृतिवाद आया, संभववाद आया, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद आया। यही की हम बात करें आधुनिक काल की। आधुनिक काल की हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आधुनिक काल में और कैसे चीजें हुई। आधुनिक काल की हम बात करें तो आधुनिक काल में 3 शब्दों के बारे में बात कर रहा हूँ। आधुनिक काल के अंदर ही कौन कौन से वो 3 शब्द थे, तो एक शब्द था नियतिवाद या निश्चयवाद, निश्चयवाद। दूसरा था संभववाद, और तीसरा था नव निश्चयवाद। इन तीनों बिंदुओं के बारे में चर्चा करनी है और इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। निश्चयवाद क्या था, निश्चयवाद में कहा गया था कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा है। निश्चयवाद में प्रकृति को ही विशेष माना गया, प्रकृति को ही शक्तिशाली माना गया। यानी प्रकृति ही क्या है, सर्वे सर्वा है। निश्चयवाद के अंदर जब यही चीजें मानी गई, और जितने भी भूगोलवेत्ता थे, खास करके जर्मन के जितने भी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने इस चीज का समर्थन किया था कि हाँ
वाकई में प्रकृति ही सर्वे सर्वा। जिस प्रकार से हम बात करें, उदाहरण के रूप में हम बात करें तो प्रकृति सर्वे सर्वा कैसे होगा? जैसे हम बात करें कि बरसात अभी आने वाले टाइम पे बरसात ही आने वाली है और वर्षा ऋतु स्टार्ट होने वाली है, तो वर्षा ऋतु आने वाली है, क्या हम इसको रोक सकते हैं क्या? वर्षा ऋतु के बाद में शीतकाल का जो मौसम आएगा, क्या उसको हम रोक सकते हैं? ग्रीष्म काल जो चल रहा है, क्या हम इसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ये सारी चीजें जो चल रही है प्रकृति के द्वारा, वो घटना तो घटित होती ही रहेगी, इसको हम रोक नहीं सकते। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि प्रकृति सर्वे सर्वा मानी गई, यानी प्रकृति शक्तिशाली मानी गई है, न कि मानव। मानव को शक्तिशाली यहाँ पे नहीं माना गया। संभववाद के अंतर्गत क्या क्या होगा? संभववाद में मानव को सर्वे सर्वा नहीं माना गया, लेकिन प्रकृति को भी सर्वे सर्वा नहीं माना गया। यानी मानव इसका उपभोग कर सकता है, मानव उसके साथ में समायोजित कर सकता है। संभववाद के अंदर क्या क्या चीजें हुई, और ध्यान में रखना, ये स्टूडेंट जर्मन के द्वारा दिया गया था, यानी जर्मन के जितने भी भूगोलवेत्ता थे उन्होंने इस चीज का समर्थन किया था। फ्रांस के जितने भी भूगोलवेत्ता थे उन्होंने संभववाद का समर्थन किया था। ब्लास हो गया, ब्रुंस हो गया, जिन ब्रुंस हो गए, ये जितने भी भूगोलवेत्ता उन्होंने संभववाद का समर्थन किया। इसमें क्या माना? मानव हस्तक्षेप कर सकता है। जिस प्रकार से हम बात करें, इसी उदाहरण को हम लेके चलते, बरसात आने वाली है, बरसात के टाइम पे ये प्रकृति की देन है, ये तो रुकने वाली तो है नहीं। तो मानव क्या कर सकता है? मानव बरसात से बच सकता है। मानव छाता लेकर के, घर बना करके, किसी न किसी प्रकार से उससे बच सकता है। शीतकाल के अंदर, भाई शीतकाल में ठंड तो पड़ने वाली है, तो मानव किस प्रकार से बच सकता है? मानव गर्म कपड़े पहन करके, ऊनी वस्त्र पहन करके इससे गर्मी से, ठंड से बच सकता है। गर्मी में ठंडे पेय पदार्थ पी करके, पंखे वगैरह, एसी कूलर वगैरह चला करके वो गर्मी से बच सकता है। तो यहाँ पे संभववाद में ये सारी चीजें हुई, यानी मानव ने क्या किया? प्रकृति के द्वारा जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है उसको मानव ने क्या किया? एडजस्ट किया यहाँ पे संभववाद के अंदर। और एक अपना ये जो लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल बिंदु रह गया, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जस्ट 2 मिनट में। देखो, नवनिश्चयवाद में क्या हुआ था? नवनिश्चयवाद अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे ग्रिफिथ टेलर महोदय, ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा दिया रखा था नवनिश्चयवाद। इसमें उन्होंने एक बात कही थी, रुको और जाओ। क्या कहा था? रुको और जाओ। क्या चीज है ये रुको और जाओ? रुको और जाओ का मतलब यही है, जब प्रकृति हमें कहे के रुकना है, जिस प्रकार से अभी वर्तमान में सब लोग घर में बैठे हुए हैं, यानी प्रकृति ने एक प्रकार से यही तो कहा। यानी हम बात करें कि वर्षा ऋतु जब हो, शीतकाल का मौसम हो या ग्रीष्म काल का मौसम हो, उस टाइम पे प्रकृति हमें कह रही है कि आपको रुकना है। यानी जब भी प्रकृति के विपरीत स्थितियां घटित हो जाए तो प्रकृति अपने आप संकेत देती है कि अब आपको रुकना ही रुकना है, वरना विनाश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो मानव क्या करता है? उस टाइम पे रुक जाता है। फिर जाओ, जाओ का मतलब अब आप जा सकते हो। यानी प्रकृति जब हरी भरी हो जाए, वापस रिफ्रेश हो जाए, उसके बाद में क्या हो सकता है? मानव उसको उपयोग में ले सकता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना था, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, ये तीनों चीजें जो थी वो आधुनिक काल के अंतर्गत आई थी। निश्चयवाद जो था वो जर्मन के भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था, संभववाद था वो फ्रांस के भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था, और नवनिश्चयवाद वो केवल एक ही भूगोलवेत्ता है, ग्रिफिथ टेलर, जो अमेरिका के थे, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट, तो ये अपना जो फर्स्ट चैप्टर था मानव भूगोल के बारे में हमने चर्चा की, प्रकृति के बारे में चर्चा की, और जो विषय क्षेत्र था उसके बारे में हमने संपूर्ण रूप से चर्चा की। ओके स्टूडेंट, तो आपको जितना हो सके इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, फिर उसके बाद में सेकंड वीडियो को देखें, ताकि आपको दोनों की चीजें समझ में आ जाएगी। और ध्यान में रखना, ये स्टूडेंट 2 नंबर का ही चैप्टर है, बोर्ड के अनुसार चले तो परिभाषाएं और जो ये पॉइंट्स दे रखे वो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक्स।